हमारा चल रहा था ट्रेडिंग अकाउंट। हम लोग डिस्कस कर रहे थे फाइनल अकाउंट का पहला पार्ट है ट्रेडिंग अकाउंट। उस पर कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया था, बाकी सारी थ्योरी हमने समझा रखी है। अब देखना है कि जब हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, आगे बनाएंगे और सवाल या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो इसके बीच में कई फॉर्मूला की जरूरत पड़ सकती है, कई मैथमेटिकल फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, उनमें से कुछ खास फॉर्मूला का हमने यहाँ पर नोट कर रखा है, इसकी जरूरत पड़ सकती है। क्वेश्चन इस पर भी सेट किए गए हैं बुक्स में, और एग्जाम में छोटे बहुत सवाल ऐसे आ सकते हैं। तो थोड़ा इस फॉर्मूला को हम डिस्कस कर देना चाहते हैं। ये पहला फॉर्मूला है, ये जो लिखा हुआ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, शॉर्ट में लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये बराबर होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। जैसे कि आप जानते हैं नेट परचेज का मतलब होता है टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न, अगर परचेज रिटर्न है तो फॉर्मूला ऐसे बना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जैसा हम सब जानते हैं कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस में कौन कौन सा आएगा, पहले मैं समझा चुका हूँ। तो इस प्रकार इतने इन्फॉर्मेशन पता हो तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकाल सकते हैं। और क्यों निकाले जरूरत पड़ती है, आगे इसकी जरूरत पड़ती है, कई जगहों पर आगे इसका काम है। दूसरा है एक और फॉर्मूला ये निकालने के लिए है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ग्रॉस। अगर हमें सवाल में नेट सेल्स पता है और ग्रॉस प्रॉफिट पता है, अब कोई कहता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालिए, तो हम लोग इस फॉर्मूला की सहायता लेंगे और सीधे फॉर्मूला पुट करके हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेंगे। यहाँ भी हो गया। अब फॉर्मूला जब ध्यान से देखने पर पता चलता है कि अगर ये तीन वर्ड है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ये तीन वर्ड इसमें छिपे हुए हैं इस इक्वेशन में। इन तीनों वर्ड में से कोई एक मिसिंग अगर है, इन तीनों में से कोई एक मिसिंग वर्ड है, तो हम लोग बाकी निकाल सकते हैं। तो ये है, अगर नेट सेल हमको निकालना है तो नेट सेल निकालना है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता होना चाहिए और ग्रॉस प्रॉफिट पता होना चाहिए। तो पता है आपको इक्वेशन के नियम के अनुसार ये ग्रॉस प्रॉफिट हम इस साइड में लाकर के प्लस कर सकते हैं तो नेट सेल निकल सकता है। हो सकता है कि ये ग्रॉस प्रॉफिट नहीं मालूम हो, लेकिन क्वेश्चन में नेट सेल पता हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता हो, तो पता है कि ये ग्रॉस प्रॉफिट हम बराबर के चिन्ह के इस पर ला सकते हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को उस पर ले जा सकते हैं, तो माइनस जाएगा। और वही अगला फॉर्मूला में लिखा हुआ ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यही है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उस पर कर दिया तो माइनस बन गया, और ये माइनस में है ग्रॉस प्रॉफिट, इस पर कर दिया तो ये प्लस में हो गया। तो ये फॉर्मूला नंबर 2 का ये डिराइव्ड फॉर्म है, दूसरा ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो इस प्रकार हमें मिसिंग वर्ड निकालने में सुविधा अगर हम इस फॉर्मूला को जानते हैं। एक और फॉर्मूला है चौथा नंबर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। नेट सेल्स पता है क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब ये भी हम लोगों को पता है। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब है कि जो हम बिजनेस का जो रेगुलर एक्टिविटीज है, जो बिजनेस हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो ऐसे बिजनेस को ऑपरेट करने की जो हमारी सामान्य क्रियाएं हैं, जो रेगुलर एक्टिविटी है, और उस रेगुलर एक्टिविटी को ऑपरेट करने में जो हमारे एक्सपेंस आते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेट करने में जो रेगुलर, अगर उस एक्सपेंस को, उस कॉस्ट को हम ना करें तो शायद हमारा ऑपरेशन बिजनेस का रुक जाएगा। जब रेगुलर हम बिजनेस को ऑपरेट करेंगे, चलाएंगे, तो ऐसे एक्सपेंस करना जरूरी है। अगर वो एक्सपेंस हम नहीं करेंगे तो बिजनेस का ऑपरेशन हमारा ठप हो जाएगा, तो फिर प्रॉफिट नहीं आ पाएगा। तो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है, उसको माइनस कर देने पर नेट सेल से हमारा क्या निकल जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। फॉर एग्जाम्पल सैलरी एक एक्सपेंस है। सैलरी हम अगर दे रहे हैं अपने स्टाफ को, तो जब हम बिजनेस को ऑपरेट करेंगे तो सैलरी देना जरूरी है। वेजेज हम दे रहे हैं, मजदूरी दे रहे हैं, तो अगर हम बिजनेस ऑपरेट करेंगे, रेगुलर एक्टिविटी में है, तो ये सैलरी देना, वेजेज देना हमारे बिजनेस ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी है। अगर ये एक्सपेंस हम नहीं करेंगे तो फिर हम जिस काम के लिए, जिस प्रॉफिट के लिए बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, वो नहीं हो पाएगा। तो जो बिजनेस के सामान्य एक्टिविटी हैं, जो रेगुलर एक्टिविटी है, उन एक्टिविटी पर जो एक्सपेंस हम करते हैं उसको कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट या ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो पूरा सेल्स हमको पता है, ये सेल्स हमारे रिसिप्ट हैं, ये भी ऑपरेटिंग रेवेन्यू हमारा है। इस नेट सेल में से अगर जितने बिजनेस ऑपरेट करने के लिए आवश्यक एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया जाए, सारे एक्सपेंस जो बिजनेस ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी हैं उनको माइनस कर दिया जाए, तो हमें जो प्रॉफिट मिलता है उसका नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट।
यही असल में बिजनेस का प्रॉफिट है, यही प्रॉफिट है जिसको प्राप्त करने के लिए हम बिजनेस को कैरी आउट करते हैं। 5वां नंबर एक फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, एक और तरीका है निकालने का, 5वें तरीके से निकाल सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता है और सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस पता है, यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब आगे कहीं हमने बता रखा है क्या क्या उसमें शामिल होता है, ऑपरेटिंग नीचे लिखा हुआ है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ग्रॉस प्रॉफिट मालूम हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस मालूम हो, तो हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला में लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कौन कौन सा आइटम आ सकते हैं, यहाँ नीचे एक लिखा हुआ है कि ऑपरेट मैनेजमेंट एक्सपेंस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस प्लस डेप्रिसिएशन। ये जो डेप्रिसिएशन है फिक्स एसेट पर, और जो सेल करने के जो खर्चे हैं, सेल करने के खर्चे, सेल करवाने के खर्चे, जैसे एडवर्टीजमेंट है, सेल्समैन कमीशन है, सेल्समैन की सैलरी है, ये बेचने वाले माल के जो डिलीवरी एक्सपेंस है, ये सब सेलिंग में आते हैं, सेलिंग एक्सपेंस में आते हैं। कैरेज ऑन सेल्स है, ये भी सेलिंग एक्सपेंस में आते हैं। और ये मैनेजमेंट एक्सपेंस, जो हमारा मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर जितने खर्चे यानी कि ऑफिस के एक्सपेंस, ये सब ऑफिस के एक्सपेंसेस, मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस, माल बेचने और बेचवाने के एक्सपेंसेस, और जो फिक्स एसेट पर डेप्रिसिएशन है, इन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो वो बन जाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और हमें जीपी पता है, उस जीपी में से, ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर इस ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दिया जाए और तो तब जो मुझे प्राप्त होगा उसका नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेकिन देखा होगा कभी कभी ये बिजनेस जब ऑपरेट करते हैं तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट होता रहता है। कई बार ऐसा हो, इसको हम लोग एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम बिजनेस ऑपरेट करते हैं उस दरमियान हम फिक्स एसेट को सेल करते हैं, और जब सेल करते हैं तो उस पर लॉस भी हो सकता है या उस पर प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन हम जो रेगुलर एक्टिविटी हमारे बिजनेस करने का है वो फिक्स एसेट को बेचना नहीं है, वो माल बेचना है, माल खरीदना है। ये माल बेचना, माल खरीदने की जो एक्टिविटी है, इसमें जो खर्चे होते हैं वो सब हमारे ऑपरेटिंग में आते हैं। लेकिन इसी क्रम में कहीं ना कहीं फिक्स एसेट बेचना पड़ जाता है, तो फिक्स एसेट बेचने पर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, फिक्स एसेट का प्रॉफिट हो या फिक्स एसेट पर लॉस हो, ये हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ नहीं है। तो ऐसे आइटम को हम लोग कह सकते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आइटम। ऐसा भी हो सकता है कि हमने लोन ले रखा है, कहीं से बोरोइंग किया है, कर्जा लिया है, तो उस कर्जा लेने में, लोन लेने में हमारा कोई एक्सपेंस हो सकता है। तो ये जो हम बिजनेस रन करा रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, उस बिजनेस को रन कराने के लिए वो इंटरेस्ट देना, इंटरेस्ट लेना हमारा काम नहीं था, लेकिन वो कहीं ना कहीं बिजनेस के क्रम में एक आ गया। तो जितने ये हैं इन सबको हम लोग कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऐसे एक्सपेंस जिनको करना, ऐसे एक्सपेंस जिनको करना हमें व्यापार चलाने के लिए आवश्यक नहीं है। जैसे मान लो चोरी हो जाती है तो लॉस बाय थेफ्ट लिखते हैं, तो क्या बिजनेस चलाने के लिए ये चोरी कराना जरूरी है? लॉस बाय फायर, आग लगी और नुकसान हो गया, लॉस हो गई, तो लॉस बाय फायर क्या है? ये हमारा ऑपरेटिंग लॉस नहीं है, ये बिजनेस को रेगुलेट करने या नॉर्मल एक्टिविटी में ये मतलब इसकी कुछ भी नहीं है। तो क्या बिजनेस चलाने के लिए आग लगाना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो ये जो हम सवाल पूछते हैं कि क्या बिजनेस चलाने के लिए ये लॉस जरूरी है, क्या ये एक्सपेंस जरूरी है, यदि जवाब मिलता है कि यस, जब बिजनेस रन करा रहे हैं तो ये एक्सपेंस करना जरूरी है, आवश्यक है, तो समझ जाना है कि ये ऑपरेटिंग है। और जब जवाब मिले कि नहीं, बिजनेस ऑपरेट करने की इस लॉस की ज़रूरत नहीं है, ऐसे खर्च, लेकिन वो हो जाता है, तो जो बिजनेस के रेगुलर एक्टिविटीज से हट कर है उसको हम लोग कह सकते हैं नॉन ऑपरेटिंग। अब डिविडेंड्स हमें रिसिप्ट होता है, हम कपड़े का व्यापार कर रहे हैं, माल खरीदते हैं, माल बेचते हैं, और कहीं हमने रुपया इन्वेस्ट कर दिया शेयर में, तो वहाँ से इंटरेस्ट भी आ सकता है, डिवेंचर से, शेयर से डिविडेंड भी आ सकता है। तो इनकम तो है, लेकिन ये इनकम कमाने के लिए हमने बिजनेस रन नहीं कराया था, हमें तो बस माल को बेचना है, सेल करना है, परचेज करना है, इसमें हमारा प्रॉफिट आएगा। तो उस प्रकार जो अलग हट के बिजनेस के रेगुलर एक्टिविटी से हट के जो इनकम है उसको हम लोग कह सकते हैं
नन ऑपरेटिंग इनकम, ये नन ऑपरेटिंग है। और जो संपत्तियों को बेचने पर कोई लॉस हो जाता है तो उसको हम लोग कह सकते हैं नन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो एबनॉर्मल लॉसेज है, आग से लॉस, अग्नि से लॉस, चोरी से लॉस, ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, इनको हम लोग कहते हैं नन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या लॉस। तो दो वर्ड आ गए, नन ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग वो है जो बिजनेस एक्टिविटीज करने के लिए आवश्यक है, और नन ऑपरेटिंग वो है जो बिजनेस ऑपरेट करने के लिए आवश्यक नहीं है, बस उस क्रम में कहीं ना कहीं ऐसा इंसिडेंटल या एक्सीडेंटल हो जाते हैं वो। तो इस प्रकार आप यहाँ तक समझ गए फॉर्मूला। 7वां नंबर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एक और फॉर्मूला है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कई तरह निकाला गया, यहाँ भी लिखा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यहाँ भी लिखा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये डिपेंड करता है किस प्रकार के इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन वी हैव टू पुट दिस फॉर्मूला। डिपेंड करता है कैसा इंफॉर्मेशन है, उसी के हिसाब से हम लोग यूज करेंगे। तो एक तरह से भी निकाल सकता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब कैसे निकलेगा ये, नेट प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में दिया है तो नेट प्रॉफिट प्लस नन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नन ऑपरेटिंग इनकम। अगर जो हमें नेट प्रॉफिट दिया है, हम सब जानते हैं कि नेट प्रॉफिट कब आता है, नेट प्रॉफिट सारे ऑपरेटिंग और नन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करने के बाद और उसमें नन ऑपरेटिंग इनकम को भी ऐड करने के बाद, एडजस्ट करने के बाद लास्ट में नेट प्रॉफिट आता है। लेकिन हमको निकालना क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो जितने आइटम जो नन ऑपरेटिंग इनकम है या नन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसमें एडजस्ट किए गए हैं, तो उनको हम फिर से रीएडजस्ट करते हैं। जो ऐड किया गया था उसको माइनस कर देते हैं और जो माइनस किया गया होगा उसको ऐड कर देते हैं। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए ये नन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दिया गया होगा, इसलिए हम फिर से उसको जोड़ देते हैं ठीक करने के लिए। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए नन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर दिया गया होगा, इसलिए यहाँ पर हम उसको माइनस करते हैं। तो इसको एडजस्ट करने के बाद जो निकलेगा वो हमारा बन जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये कुछ चंद फॉर्मूले हैं। और नीचे कुछ लिखा गया है कि नन ऑपरेटिंग रेवेन्यू, ये इनकम है, ये प्राप्त है। तो नन ऑपरेटिंग रेवेन्यू या इनकम हमने कह दिया कि हमारे बिजनेस रन कराने के जो नॉर्मल एक्टिविटी है, जो रेगुलर एक्टिविटी है, अगर उस एक्टिविटी की ये इनकम नहीं है तो उसको कह सकते हैं हम लोग नन ऑपरेटिंग इनकम। अब फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ लिखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये बिजनेस हम कर रहे हैं ब्याज लेने देने के लिए नहीं कर रहे, बट बीच में कहीं ना कहीं आ गया। डिविडेंड रिसीव्ड, ये डिविडेंड रिसीव करने के लिए भी हम काम नहीं कर रहे, काम कुछ और कर रहे लेकिन बीच में वो आ गया। रेंट रिसीव्ड, काम हमारा कुछ और है, माल खरीदो माल बेचो, लेकिन किसी क्रम में ये आ गया, उसमें रेंट रिसीव इनकम हो गया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये फिक्स एसेट पर कमाना मेरा काम नहीं था, बट ऐसे जरूरत पड़ गई, हमने फिक्स एसेट को सेल किया, तो इस प्रकार ये हमारे नॉन ऑपरेटिव इनकम है, और इसको भी हम लोग पीएल अकाउंट बनाते हैं उसमें शामिल करते हैं। ओके, एक और वर्ड है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, पहले भी मैं समझा चुका हूँ। ऐसे एक्सपेंस या लॉस जिसका सीधा संबंध हमारे नॉर्मल या रेगुलर एक्टिविटी, जो बिजनेस का नॉर्मल एक्टिविटी उससे कनेक्शन नहीं है, लेकिन एक्सपेंस हो गया, वो लॉस हो गया, इसलिए हम लोग कहते हैं उसको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या लॉस। जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट। संपत्तियां बेचते हैं उस पर लॉस हो जाता है, वो भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, क्योंकि संपत्ति बेचना और उस पर लाभ कमाना या उस पर लॉस उठाना हमारा बिजनेस के मुख्य काम नहीं था, इसलिए हम लोग उसको कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या लॉस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम या रेवेन्यू। तो ये एक मोटी मोटी बात समझ में आ गई। तो दो वर्ड आगे, पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी नेट प्रॉफिट। तो कुछ फॉर्मूला यूज़ किया गया है, आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और आगे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम लोग क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है आप इस चीज़ को देख लेंगे। और अंत में हम सब जानते हैं कि देश इस समय पूरी दुनिया संकट से गुजर रही है, पूरी दुनिया संकट में। आप समझ रहे हैं कि मैं किसके बारे में बात करना चाहता हूँ? हाँ, मैं बात करना चाहता हूँ कोविड-19 के बारे में। ये कोविड-19 ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है, और ये दूसरा
ये दूसरा फेज चल रहा, हम सब जानते हैं कितना हम सब लोग परेशान हैं, पूरा ठप चल रहा सब कुछ। तो मुझे ये कहना कि सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार सरकार ने जो गाइडेंस जारी किया है, तो जहाँ जहाँ इसका सेंटर पड़ा वैक्सीनेशन के लिए, तो आप बिना किसी भ्रांति के, बिना किसी बहकावे के, आपके इलाके में जहाँ भी इसका सेंटर हो, जहाँ भी वैक्सीन लेने के सेंटर बने हैं ऑथराइज, प्राइवेट सेक्टर को अभी मिला नहीं है कि प्राइवेट सेंटर कोई बना करके वैक्सीनेशन का काम करेगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बड़े डाउटफुल है वहाँ पर। वहाँ टेंशन है पैसा बढ़ाने का, और 1 नंबर मिलेगा या 2 नंबर मिलेगा इंजेक्शन, ये डाउट है। शायद इसीलिए सरकार ने गाइडलाइंस में प्राइवेट सेक्टर अभी अलाउ नहीं किया। फिर भी मुझे ये कहना है कि बिना किसी बहकावे के, बिना किसी भ्रांति के, बिना किसी डाउट के, आपके क्षेत्र में जहाँ भी कोविड-19 के इंजेक्शन के लिए, वैक्सीनेशन के लिए सेंटर हैं, ऑथराइज हैं, जिस तरह से जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करते रहिए। और जो एज 18 साल या इससे ज़्यादा वालों के लिए अलाउ किया गया है, तो ज़रूर इंजेक्शन, इसका वैक्सीनेशन ज़रूर लें, और इसको बिल्कुल समझिए, किसी के बहकाव में ना आइए। और ये सब करते हैं तो आपकी सोच एक अच्छी है, बाकी जो होना होता रहेगा, हमें इस पर ध्यान देना है। इसके बचने के लिए ये सब करना हमारे बचाव में एक तरीका है। तो किसी बहकावे में नहीं आए, किसी भ्रांति में ना पड़े। जहाँ भी सेंटर रन कर रहा, जहाँ भी वैक्सीनेशन का काम हो रहा कोविड-19 के लिए, आप वहाँ जाइए, जैसे प्रोटोकॉल है, जैसे गाइडलाइंस है, उसका पालन करते रहिए और उसी के अनुसार करिए। तो शायद बहुत कुछ हम बचा सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं, दूसरों को बचा सकते हैं। बस इसका पालन कीजिए, मुझे इतना ही कहना है। धन्यवाद, थैंक यू।